हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। योर डेस्टिनेशन फॉर मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंग्लो नॉर्मन एज। जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली जो एज मिलती है वो होती है एंग्लो सैक्सन एज, जो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। तो सेकंड जो एज होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वो होती है एंग्लो नॉर्मन एज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एज से रिलेटेड 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चन से, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिगेन, कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत कब हुई थी। ऑब्वियस सी बात है कि 1066 में जब एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद हेरोल्ड टू जो है राजगद्दी पर बैठा था ब्रिटेन की। तो जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठा तो विलियम द कॉन्करर, जो उसका एक उस टाइम क्लेम कर रहा था कि मैं भी इस थ्रोन के लायक हूँ, मुझे राजा होना चाहिए था, ठीक है, ब्रिटेन का। लेकिन उसे किसी कारणवश राजगद्दी नहीं मिली थी, तो हेराल्ड जो टू था उसको राजगद्दी मिल गई थी ब्रिटेन की, ठीक है, जो कि एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग था। तो विलियम द कनकरर ने क्या किया, तो उसने कुछ समय के बाद दोबारा जो है इंग्लैंड में इन्वेशन किया और सीधे ही हेराल्ड टू को किल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद विलियम द कॉन्करर जो नॉर्मंडी का था, तो उसने नॉर्मन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी ब्रिटेन में उसके बाद, ठीक है। तो 1066 में ही यह बैटल हुई थी, उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं। 14 अक्टूबर 1066 को ये हुई थी। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु लेड द नॉर्मन इन्वेशन ऑफ इंग्लैंड, कि मतलब किसने इसकी शुरुआत की थी, तो वो था विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर ने सबसे पहले ब्रिटेन पे आकर सीधे ही हेराल्ड टू को पराजित किया था, परास्त किया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ नॉर्मन रूल इन इंग्लैंड, कौन सी बैटल हुई थी जब जो है नॉर्मन साम्राज्य बना था, तो वो थी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो कि हुई थी 1066 एडी में। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हमने बताई कि किस किस के बीच में हुई थी, हेराल्ड टू द लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन्स, एंड देयर ऑन द अदर साइड देयर वाज विलियम द कॉन्करर, who when Edward the Confessor died, he was claiming that he should be on the throne, he should on the throne, बट क्या हुआ कि हेराल्ड टू को वो थ्रोन दी गई थी और इसे नहीं दी गई थी, तो उसको क्या हुआ, तो उसको जो है राज करना था ब्रिटेन पे, तो उसने क्या कर दिया, हेराल्ड टू को मौत के घाट उतार दिया था वहाँ पे। उसके बाद इसी ने ही नॉर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन्स रूलर्स, कि प्राइमरी लैंग्वेज उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज थी एंग्लो नॉर्मन रूलर्स की, तो वो थी नॉर्मन फ्रेंच। क्योंकि जो एडवर्ड विलियम द कॉन्करर था, जो जिसने नॉर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी, वो नॉर्मंडी का था, और वहाँ से कुछ जो नॉर्स वर्ड्स थे वो जो है ओल्ड इंग्लिश में आए थे, और जो बेसिक जो लैंग्वेज थी उस टाइम पीरियड की वो थी फ्रेंच, ठीक है, ये आपने याद रखना, नॉर्मन फ्रेंच जो वहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिड द नॉर्मन्स इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, जैसे ही विलियम द कॉन्करर ने नॉर्मन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी इंग्लैंड में, तो उसके बाद उसने कौन सा सिस्टम शुरू कर दिया था, वो था फ्यूडल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या था कि भाई जो किंग था, सारी जो लैंड्स थी वहाँ की, वो जो उसके अंडर आ गई थी, और उसने क्या कर दिया था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था नॉर्मन्स के, उसके जो जितने भी जो सपोर्टर्स थे, लाइक नोबल्समैन्स थे वहाँ पे, नाइट्स थे, उनको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बदले में उनसे मिलिट्री सर्विसेज ले ली थी। यही तो उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम, कि मतलब किंग ही सुप्रीम था एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डोमेस्डे बुक, डोमेस्डे बुक जो कि लिखी गई थी 1086 में, तो ये थी एक लैंड सर्वे बुक थी, कमीशनड बाय विलियम द कॉन्करर टू एसेस टैक्सेस, कि टैक्सेस के मूल्यांकन करने के लिए जो टैक्सेस थे
और लैंड का सर्वे करना था, उसके लिए इन्होंने एक रिकॉर्ड रखना था, तो उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो थी डोमेस्टिक बुक, जो कि 1086 में आई थी। ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्किटेक्चुरल स्टाइल डिड द नॉर्मन्स इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड? कि आर्किटेक्चरल स्टाइल उस टाइम पीरियड पे कौन सी थी, नॉर्मन्स ने कौन सी आर्किटेक्चर लाई थी? तो वो थी रोमनेस्क, जो कि नॉर्मन स्टाइल। तो इस स्टाइल में क्या थे कि मतलब जो बिल्डिंग्स होती थी, कुछ भी बनाना होता तो वो थिक स्टोन वॉल्स की बनाई जाती थी, स्मॉल नैरोअर विंडोज होती थी उसकी, हैवी कॉलम्स होते थे। ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इस स्टाइल की, आर्किटेक्चर स्टाइल की। अगर आप इसको डीपली पढ़ते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ और स्टाइल्स भी देखने को मिलती हैं, तो अगर आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे तब भी आपको इसका आइडिया होगा। तो लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच फेमस कैथेड्रल? कैथेड्रल जो है एक ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड है, सॉरी, लैटिन वर्ड कैथेड्रा से लिया गया है। ठीक है, कैथेड्रा का मतलब होता है एक तरह की सीट या फिर थ्रोन, यानी कि ट्रेफर्स टू द बिशॉप सेरेमोनियल चेयर या फिर थ्रोन या फिर सीट कह सकते हैं इनसाइड द चर्च। बिशोप क्या होता है? बिशोप्स होते थे हायर रैंकिंग क्रिश्चियन क्लर्जी मेंबर्स होते थे, तो उनकी जो एक तरह की जो है सेरेमोनियल चेयर होती थी चर्च के इनसाइड पे, तो उसी को कैथेड्रल कहा जाता। तो फेमस कैथेड्रल यानी कि एक तरह का चर्च, ठीक है। कैथेड्रल वाज बिल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मन पीरियड, तो वो था डरहम कैथेड्रल, ठीक है। ये जो कैथेड्रल था ये बनाया गया था 1093 टू 1133, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड आर्किटेक्चुरल लैंडमार्क्स इन इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उसका इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या प्रभाव पड़ा? जो सबसे पहले मैं बता दूं, जो नॉर्मन्स थे वो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। तो इसके कारण क्या हो गया, मैनी फ्रेंच वर्ड्स केम इनटू द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आया था, जो एंग्लो सेक्सन्स ने इंट्रोड्यूस की थी, उस लैंग्वेज में फ्रेंच वर्ड्स आए थे, ठीक है, लीडिंग टू द मिडल इंग्लिश। अब फ्रेंच जो वर्ड्स थे वो ओल्ड इंग्लिश में आए, तो मिडल इंग्लिश तक आते, तो वो जो है उसने मिडल इंग्लिश को बिल्ड तैयार किया, एक वे तैयार किया, कोर्स तैयार किया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये नॉर्मन्स जो थे फ्रेंच थोड़ी ज़्यादा बोलते थे, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हु सक्सीडेड विलियम द कॉन्करर एज किंग ऑफ इंग्लैंड? कि किसने सक्सीड किया था विलियम द कॉन्करर को एज किंग ऑफ इंग्लैंड? तो वो था विलियम टू, जिसको रूफुस भी कहते थे। ये आपने एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हु सक्सीडेड विलियम टू एज किंग ऑफ इंग्लैंड? तो वो था हेनरी वन, ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ किंग्स की लिस्ट है, अगर आप इसको एज को डिटेल में पढ़ते हो तब आपको थोड़ा सा पता लगेगा। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से आपको एक जो है डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा एंग्लो नॉर्मन एज की। लेकिन इस वीडियो में आपको उस एज से रिलेटेड अगर आप उसको इन डेप्थ स्टडी कर लेते हो तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट प्लेंटेजेनेट किंग ऑफ इंग्लैंड? प्लेंटेजेनेट किंग था ये प्लेंटेजेनेट एक डायनेस्टी थी जो कि 1154 से लेकर 1189 तक चली थी। तो इसका फर्स्ट जो किंग था वो था हेनरी टू। इंपॉर्टेंट किंग है, ये आपने याद रखना। यानी कि प्लेंटेजेनेट किंग, प्लेंटेजेनेट डायनेस्टी का या फिर फाउंडर भी कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस लीगल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर हेनरी टू? जब हेनरी टू प्लेंटाजेनेट डायनेस्टी का फर्स्ट किंग बना तो उसने कौन सा जो है रूल या फिर लीगल सिस्टम एस्टेब्लिश किया था? वो था कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम एक तरह का लीगल सिस्टम था वेयर जजेस मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन पास्ट केसेस rather than only following written laws। ये important था। For example, I will give you an example. If shopkeeper must pay if product is harmful to customer, so future court will follow the same। अगर शॉपकीपर का जो प्रोडक्ट है वो किसी कस्टमर को हार्मफुल लगता है और जुर्माना उसे देना पड़ेगा, तो जो फ्यूचर कोर्ट है वो सेम टू सेम जो लॉ है वो
फ्लरिश करेगा, ठीक है? उसको उसी लॉ को चलाएगा, ठीक है? ये था कॉमन लॉ सिस्टम उस टाइम पीरियड पे, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन कर लिया है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज थॉमस बैकेट? थॉमस बैकेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, कैंटरबरी टेल अगर आपने पढ़ी होगी जॉफरी चौसर की, वहाँ पे थॉमस बैकेट का टॉम्ब होता है। वहाँ के लिए पिलग्रिम्स जो है जाते हैं पिलग्रिमेज पर, तो ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो थॉमस बैकेट कौन था और व्हाई वाज ही सिग्निफिकेंट, क्यों है वो सिग्निफिकेंट? तो थॉमस बैकेट एक तरह के आर्च बिशॉप्स थे ऑफ कैंटरबरी के थे, ठीक है? ये जो है फेमस थे फॉर कन्फ्लिक्ट विद हेनरी टू। क्यों थे? क्योंकि जो हेनरी टू था वो चाहता था कि जो चर्च है वो उसके नीचे ही रहे, लेकिन जो अम, जो थॉमस बैकेट था वो चाहता था कि भाई चर्च की पावर हमेशा जैसी थी वैसी बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और बाद में जो है इसका मर्डर भी किया गया था थॉमस बैकेट का, ठीक है? तभी तो, और कैंटरबरी के अंदर ही इन्हें जो है मारा गया था उस टाइम पे, तभी तो जो है उसमें 24 जो पिलग्रिम्स है कैंटरबरी टेल्स में, तो वो जो है उस टाइम पर वहाँ के पिलग्रिमेज करते हैं। इनके वहाँ क्या बोलते हैं, थॉमस बैकेट जहाँ पर मारा गया था उसके टॉम्ब के उस वहाँ पर जाने के लिए, तो उस तरह से ये जो है कैंटरबरी लिखी गई है। अगर आप उसको इन डेप्थ उस वर्क को पढ़ेंगे तो आपको उसका पता लगेगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि कमेंट कि मतलब मैं उसका फुल डिटेल्ड कंसेप्ट उसका लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच किंग साइंड द मैग्ना कार्टा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इन 1250। तो उस किंग का नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने सबसे पहले मैग्ना कार्टा पर सिग्नेचर किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1215 में। ये एक तरह का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था 1215 में, ठीक है? इटली इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या थे इसके? सबसे पहला फीचर था इट लिमिटेड द पावर ऑफ किंग, एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ। नोबल्स ऑफ इंग्लैंड जो थे उन्होंने ही इस किंग को फोर्स किया था कि तुम मैग्ना कार्टा पर सिग्नेचर करो, ठीक है? और इसके अलावा इसमें फीचर्स थे जस्टिस फॉर ऑल, फेयर टैक्सेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ मैग्ना कार्टा के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्ना कार्टा? सिग्निफिकेंस हमने वैसे तो मैंने बात कर ली है कि भाई लिमिटेड की थी किंग्स की पावर को, एंड लीव द फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जो संवैधानिक गवर्नमेंट बनने को तैयार थी, तो उसके लिए भी एक फाउंडेशन तैयार करके रख दिया था इसने। बहुत से गवर्नमेंट की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी के आधार पर बनी थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, which famous medieval romance literature emerged in Anglo-Norman period? तो वो था द मैटर ऑफ ब्रिटेन इंक्लूडिंग आर्थरियन लेजेंड्स। फेमस मेडिवल रोमांसेस लिटरेचर थे जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे क्या हुए थे, इमर्ज हुए थे। तो सबसे पहला था मैटर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की जो हिस्ट्रीज थी, ब्रिटेन का इतिहास पूरी तरह से हर बॉक्स में लिखे जाने लगा। और आर्थरियन लेजेंड्स जो कि किंग आर्थर से की लाइफ से रिलेटेड मिथ्स थी, स्टोरीज थी, उसका एक कलेक्शंस था, वो चीज़ें बताई गई थी। तो वही जो है मेडिवल रोमांसेस जो थे उस टाइम पीरियड पे क्या हो रहे थे, इमर्ज्ड हो रहे थे, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया विच इन्फ्लुएंस्ड आर्थरियन लेजेंड्स? ठीक है, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया लिखा है जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, हिस्टोरिया हिस्टोरिया से लग रहा है कि हिस्ट्री, ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटेन की हिस्ट्री और किंग आर्थर की हिस्ट्री को जो है पूरी तरह से इसमें बताया गया है, उससे रिलेटेड ये जो वर्क है लिखा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच एंग्लो नॉर्मन पोइट इज फेमस फॉर राइटिंग रोमन डिब्रूट? तो ये लिखा था वेस ने, ये आपने याद रखना है, वेस ने लिखा था। कब लिखा था? ये लिखा था 1155 में, ठीक है? इट टेल्स द हिस्ट्री ऑफ मीन्स इट टेल्स लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एज वेल एज ऑफ किंग आर्थर एंड एस्टेब्लिश्ड किंग आर्थर एज अ लेजेंडरी फिगर। तो बहुत एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई किस वर्क्स में किंग आर्थर को एक लेजेंडरी फिगर को की तरह बताया गया है, तो वो है रोमन डिब्रूट दैट हैज बीन रिटन बाय वेस, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज रोमन डिब्रूट अबाउट? किसके बारे में था? मैंने बता दिया, ब्रिटेन के बारे में था। फोकस ऑन किंग आर्थर, कि किंग आर्थर को एक लेजेंड के रूप में इसमें प्रेजेंट किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 21, विच बुक बाय लेमन इज कंसिडर्ड एन अर्ली मिडल इंग्लिश पोएम, तो वो थी ब्रूट, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर बिकम पॉपुलर, कौन सी जो फॉर्म थी लिटरेचर की वो पॉपुलर हुई थी एंग्लो नॉर्मन एज में, तो वो थी चिवरिक रोमांसिस। चिवरिक रोमांसिस की जो लिटरेचर फॉर्म थी वो जो है उस टाइम पे लिटरेचर की पॉपुलर फॉर्म बन रही थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सॉन्ग ऑफ रोलैंड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो ये एक सॉन्ग ऑफ रोलैंड एक फ्रेंच एपिक है, पोइम एपिक पोइम है जो कि इन्फ्लुएंस करती है चिवरिक का जो लिटरेचर है उसको इन्फ्लुएंस करती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज एलेनवर ऑफ एक्विंटे एंड व्हाई शी इम्पोर्टेंट, तो वो थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड अ पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड कर्टली लव पोइट्री, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25, व्हाट इज कोर्टली लव अ की थीम इन एंग्लो नॉर्मन, कोर्टली लव क्या होता है, तो वो एक तरह का रोमांटिक आइडल होता है एम्फेसाइजिंग नोबल्स एंड जस्टिस लव, ये आपने याद रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच एपिक पोएम इन एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर डिस्क्राइब्स द ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर था बैटल थी एक तरह की ग्रीक्स और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच में हुई थी 12वीं 13वीं शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है। इसका जो पूरा विस्तार है वो बताया गया था ग्रीक माइथोलॉजी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था ट्रोजन वॉर। तो इसको किस एपिक पोएम में बताया गया है, तो वो थी रोमन डी ट्रॉय बाय बेनोइट डी सेंटे मोरे, ये आपने याद रखना है। किसने लिखी है, बेनोइट डी सेंट मोरे, वो क्या लिखा है इन्होंने, रोमन डी ट्रॉय, ट्रोजन वॉर से रिलेटेड होगा, तो ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, विच हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर द मोस्ट, नॉर्मन कन्क्वेस्ट ने ही नॉर्मन लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द मेन टाइप ऑफ ड्रामा इन द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मेन टाइप ऑफ ड्रामा क्या था उस टाइम पीरियड में, मेन टाइप का ड्रामा कौन था, रिलीजियस ड्रामा उस टाइम पे बहुत ही फ्लरिश हो रहा था, मिस्ट्री और मिथिकल जो प्लेस थे वो कोर्स में आ गए थे उस टाइम पीरियड पे, ग्राउंड लेवल पे आने शुरू हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन कल्चर ऑन इंग्लैंड, नॉर्मन का जो कल्चर था उसके इन्फ्लुएंस क्या पड़ा था इंग्लैंड पर, तो वो था फ्यूडलिज्म को डेवलप किया था, कैस्टल्स जो है डेवलप हुए थे, लीगल रिफॉर्म्स हुए थे, कुछ इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 30, विच किंग वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द क्रूसेडर्स एंड लेटर रैंसम्ड, तो वो था रिचार्ड द लॉयनहार्ट, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु इंट्रोड्यूस द ज्यूरी सिस्टम, ज्यूरी सिस्टम सबसे पहली बार इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था, हेनरी टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और उस टाइम पे जो है ज्यूरी जो थे वो 12 मेंस होते थे, हु हैव टू रिपोर्ट क्राइम इन देयर लोकल एरियाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच फेमस कैस्टल वाज बिल्ट बाय नॉर्मन्स इन लंदन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपने नोट डाउन कर लेना है। तो टावर ऑफ लंदन जो है बिल्ट किया गया था क्योंकि फेमस कैस्टल्स दैट हैज बीन मेड और बिल्ट बाय नॉर्मन्स इन लंदन, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एंग्लो नॉर्मन नोबिलिटी, वहाँ के लोग क्या मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो था वॉरफेयर और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे उस टाइम ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पोइट्री फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, तो कौन सी थी वो, एलोगरिकल, एलोगरी, आपको पता है एलोगरी क्या होता है, एलोगरी फ्रेंड्स होता है द स्टोरी विद अ हिडन मीनिंग, जिसमें हिडन मीनिंग होता है, कोई जो मॉरल हिडन मीनिंग है किसी वर्क में, तो वो एलोगरी होती है, ठीक है। और कर्टली लव पोइट्री जो है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, ये आपने याद रखना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड, तो वो होता 1350, वैसे तो 1350 होता है, लेकिन कहीं कहीं 1350 तक इसको लिया जाता है, एग्जैक्ट डेट है इसकी, विद द राइज ऑफ मिडल इंग्लिश एंड द डिक्लाइन ऑफ नॉर्मन इन्फ्लुएंस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पीरियड पे जो लास्ट किंग थे नॉर्मन के, तो वे थे किंग स्टेफन, जिसकी जो डेथ हुई थी, और हेनरी टू का इन्होंने प्लेस लिया था। हेनरी टू जब जो है लास्ट टाइम पे जो है लास्ट टाइम पीरियड पे किंग स्टीफन था, जब उसकी डेथ हुई तो हेनरी टू ने प्लेस लिया था। तो उसके बाद जो है हेनरी टू के बाद सीधे ही जो है मिडिल क्लास का राइज हो गया था, और 1350 के अराउंड जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड हो चुका था,
ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो 35 क्वेश्चन है वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी या फिर कुछ थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। और अगर कोई आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पे जो आपकी डिमांड होगी तो मैं उसको पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।